नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। When a microprocessor has 1 MB addressing memory, its address bus width will be means अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास 1 MB एड्रेसिंग मेमोरी है, 1 MB एड्रेसिंग मेमोरी है तो उसके पास कितने जो एड्रेस बस होंगे उसकी विड्थ क्या होगी, मीन्स कितने बिट का उसका एड्रेस बस होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अपने क्लास में कराए थे। आप इसका आंसर बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे इसका रिवर्सल भी पूछा जा सकता है कि अगर इतने एड्रेस लाइन्स है तो उसके साथ कितने बाइट्स का या कितने बिट्स का मेमोरी हम इंटरफेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने क्लियरली बताया था आप लोगों को कि 2 to the power n इक्वल्स टू कैपिटल एन, जहाँ पे ये दोस्तों कैपिटल एन क्या था, कैपिटल एन था माइक्रो प्रोसेसर की वो मेमोरी जिसको हम इंटरफेस करते थे, और एन यहाँ पे दोस्तों क्या था, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। इस फॉर्मूला में अगर दोस्तों हम फिट करें तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 to the power n इक्वल्स टू 1 MB। अगर 1 MB को हम फिर से लिखना चाहें तो 1 MB को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 to the power 20, 2 to the power 20 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकेंगे 2 to the power n इक्वल्स टू 2 to the power 20, जहाँ पे आप यहाँ से क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं n इक्वल्स टू 20। मीन्स विद द हेल्प ऑफ 20 बिट्स और with the help of 20 bits you can interface a memory whose size is 1 MB। मीन्स आप यहाँ पे क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सारे मेरे माइक्रो प्रोसेसर के क्लास देख लें। क्लास देखने के बाद दोस्तों आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के और भी पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेसर है उसके पास 8 बिट का एड्रेसिंग लाइन है, 8 बिट का एड्रेसिंग लाइन है तो उससे हम कितने बाइट का मेमोरी इंटरफेस कर सकते हैं। तो अगर 8 बिट का एड्रेसिंग लाइन है दोस्तों तो यहाँ पे 2 to the power 8, 2 to the power 8 बिट का एड्रेसिंग लाइन है तो कितना कर सकते हैं, 2 to the power 8 इतने बाइट्स का मेमोरी हम उससे इंटरफेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन होती है दोस्तों, 16 एड्रेस लाइन होती है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर को आप 2 to the power 16 इक्वल्स टू 64 किलोबाइट, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ आप सिर्फ और सिर्फ 16 किलोबाइट्स की मेमोरी ही इंटरफेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये मैंने जब भी मैं पढ़ा रहा था रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 तो उसमें मैं ये पॉइंट्स क्लियरली मेंशन किया था। मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड द रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। वो कौन सा रजिस्टर यूज होता है जो इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों जैसा कि स्टैक पॉइंटर को आप जानते हैं, स्टैक पॉइंटर का दोस्तों रोल क्या होता है कि वो एड्रेस कंटेन करता है उस मेमोरी, टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस कंटेन करता है। मीन्स अगर स्टैक मेमोरी है दोस्तों जो लीफो के फॉर्म में जिसमें डेटा स्टोर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो स्टैक पॉइंटर हमेशा क्या करता है, टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस कंटेन करता है। स्टैक पॉइंटर कंटेन्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। जब भी हम स्टैक मेमोरी में कोई डेटा इंटर करते हैं तो इस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, डिक्रीमेंट कर जाती है बाई 2, डिक्रीमेंट कर जाती है बाई 2। और जब भी हम किसी
स्टैक मेमोरी में डेटा को डिलीट करते हैं तो हमारा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाती है बाई 2 से दोस्तों किस लिए इंक्रीमेंट करती है, मैंने लेक्चर में क्लियरली बताया था 2 से इसलिए इंक्रीमेंट करती हैं कि इसमें हमेशा जब भी हम डेटा को डिलीट या इंसर्ट करते हैं वो 2 बाइट के डेटा को ही हम डिलीट या इंसर्ट करते हैं, इसलिए जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर में वो बाई 2 से होता है। एक्यूमुलेटर की बात करें तो दोस्तों एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर टेम्पररी डेटा को कंटेन करता है या फिर कोई भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उस केस में कोई एक डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर होता है और जो रिजल्ट होता है वो भी एक्यूमुलेटर में सेव होता है, ये मैंने क्लियरली वहाँ पे बताया था। अब दोस्तों इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोस्तों क्या करता है, जब भी डेटा मेमोरी से या कहीं से फेच किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के थ्रू पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आता है फिर डिकोडर में जाता है, वो जनरली उसको डिकोड करता है कि इंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या है, ये सिर्फ पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शन को कि कहाँ वो स्टोर्ड है, इतना आप जानने की कोशिश करें। अब दोस्तों प्रोग्राम काउंटर की बात करें तो आप लोगों को पता होगा प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस कंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये आंसर यहाँ पे क्लियरली फिट बैठता है। द प्रोसेसर यूज द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को सीक्वेंस करने में प्रोग्राम काउंटर का यूज होता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर दोस्तों क्या करता है, नेक्स्ट एड्रेस कौन सा फेच होगा या एग्जीक्यूट होगा उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस कंटेन करता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इंटरप्ट पढ़ाते समय आप लोगों को क्लियरली बताया था कि दोस्तों इंटरप्ट से हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या है, द इंटरप्ट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी इन 8085। तो दोस्तों मैंने प्रायोरिटी टेबल आप लोगों को बनवाया था और वहाँ पे बताया भी था, उसको इस सीक्वेंस में लिखा जाता है ट्रैप्ड RST 7.5 देन RST 6.5 देन RST 5.5 देन INTR, जहाँ पे ट्रैप क्या था, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैप क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होगा, इसका यही आंसर होगा। और दोस्तों ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी होता है और ट्रैप को दोस्तों और RST 4.5 भी बोलते हैं। ट्रैप को दोस्तों क्या बोलते हैं, RST 4.5 भी बोलते हैं, इस ट्रैप का ये भी दूसरा नाम है और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, इसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी कहते हैं। क्यों नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं, क्योंकि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जब भी ट्रैप इस ट्रैप पे हाई होगा तो इसका एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट करते हैं। और इस पे जनरली बहुत ही इमरजेंसी सिग्नल्स ही इस पे दिए जाते हैं कि उसको आप अवॉइड ना करें, उसका आप एग्जीक्यूशन तुरंत करें। तो अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव लोवेस्ट प्रायोरिटी, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी किसके पास है दोस्तों, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है RST 5.5 के पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो इस ऑप्शन में सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है RST 5.5 के पास। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, इसका आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे, जैसे कि मैंने वो प्रीवियस पहला क्वेश्चन बताते टाइम आप लोगों को क्लियरली बताया था कि इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम द लीनियर एड्रेसिंग मेमोरी फॉर अ 20 लाइन एड्रेस बस इज, अगर 20 लाइन उसके पास एड्रेस बस है तो उसके पास किस साइज की आप मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 2 to the power 20, वे 20 क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 MB की मेमोरी आप इस प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके पास 20 एड्रेस लाइंस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने ईजी और कितने अच्छे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर 8085 हैव मेमोरी कैपेसिटी ऑफ, कितने लोग तो डायरेक्टली इसको याद करके इसका आंसर दे देंगे दोस्तों 64 KB, 64 KB है। लेकिन ये 64 KB क्यों आया, क्योंकि 8085 के पास 16 एड्रेस लाइन होती है, तो अगर किसी के पास 16 एड्रेस लाइन है तो उसके पास कितने की मेमोरी हो सकती है, 2 to the power 16, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 10, तो 2 to the power 6 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं और 2 to the power 10 को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं।
तो यहाँ से ये कैलकुलेट होता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास 64 किलोबाइट्स की मेमोरी हम उससे इंटरफेस कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसके पास इतने किलोबाइट्स की मेमोरी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा स्टोर्ड बाय अ लैच। किसी एक लैच के द्वारा आप कितने बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनरली लैच और फ्लिप फ्लॉप के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको 7 बिट का डेटा या 8 बिट का डेटा स्टोर करना है तो आपको 8 लैचेज या 8 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर माइक्रो प्रोसेसर के टर्म में बात करें तो लैच हम किस लिए यूज करते हैं इसके बारे में पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा। लैच हम दोस्तों इसलिए यूज करते हैं कि आप जानते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वह विद इन द माइक्रो सेकेंड होता है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड होता है, तो अगर इसकी इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स पे अगर कोई डेटा आता है तो उसे आप रीड नहीं कर सकते माइक्रो सेकेंड में। तो लैच क्या करता है, टेम्पररी उस डेटा को होल्ड करता है कुछ सेकेंड्स के लिए, ताकि आपको वो डेटा विजिबल हो, आप उसे रीड आउट कर सको कि हाँ इसका आउटपुट ये है, और जो इससे आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड हो वो भी डेटा को रीड कर सके और समझ सके कि हाँ प्रोसेसर के द्वारा ये आउटपुट दिया गया। क्योंकि अगर वो माइक्रो सेकेंड में दोस्तों चेंज होता रहेगा तो आप उसे रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों लैच का यूज होता है आउटपुट डिवाइस के पोर्ट पे, ताकि वो डेटा को कुछ टाइम के लिए होल्ड रख सके। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इन अ प्रोसेसर 805 इफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 5 मेगाहर्ट्ज। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 18T। मतलब वो इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट होने में 18 टाइम पीरियड लग रहा है, तो उसको लग रहा है और उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे प्रोसेसर की 5 मेगाहर्ट्ज है, तो उस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने में कितने सेकेंड का टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 मेगाहर्ट्ज। क्लॉक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 मेगाहर्ट्ज, अगर एफ की वैल्यू दोस्तों 5 मेगाहर्ट्ज दी गई है तो यहाँ से टी हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.2 माइक्रो सेकेंड। टी की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगी 0.2 माइक्रो सेकेंड। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है 18T लग रहा है। तो 18T को टी के प्लेस पे आप यहाँ पे क्या लिख दे 0.2 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे इससे कैलकुलेट हो के आ जाएगा आप लोगों के सामने, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3.6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज है, तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था कि अगर जो भी क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है और प्रोसेसर के जो अंदर फ्रीक्वेंसी आती है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय 2 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी की आधी होती है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 सर्किट से पास होके तब प्रोसेसर के अंदर आती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज है तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेगाहर्ट्ज, मीन्स 10 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछे जा सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है, आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से इसका आंसर दे सकेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। ये सारे टॉपिक दोस्तों मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर के क्लास में, तो आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखें, फिर ये वीडियो देखिए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ये बात ज़रूर कहेंगे कि हाँ सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, जिससे आपको समझ में आया होगा। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है। नहीं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रैप इज। ट्रैप क्या क्या है, मैंने अभी सभी आप लोगों को बताया कि ट्रैप को और क्या क्या बोल सकते हैं। ट्रैप को नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब इंटरप्ट क्या है दोस्तों, मास्केबल इंटरप्ट है। RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 एंड INTR ऑल आर मास्केबल इंटरप्ट, बट ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। क्यों नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, क्यों इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसमें अगर ये
इस पे ट्रैप पे हाई सिग्नल है तो इसका एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है। और इन सब इंटरप्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 इनको आप अवॉइड कर सकते हो, इसलिए दोस्तों क्या है, मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, DMA कंट्रोलर से ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का दोस्तों हम यूज क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को DMA पढ़ाते टाइम ये बताया था कि अगर कोई IO डिवाइस है वो मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना चाहता है, मेमोरी को डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो उसको क्या करना होता है, पहले वो प्रोसेसर को बोलता है कि हम मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी को सिग्नल भेजता है और मेमोरी से फिर डेटा प्रोसेसर के पास आता है, फिर IO डिवाइस के पास आता है। इस प्रोसेस के समय आप यहाँ पे देख रहे होंगे IO डिवाइस एक्सेस कर रहा है डेटा मेमोरी से, लेकिन उस समय आपका प्रोसेसर भी क्या है, आइडल पड़ा है, वो इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और इधर से डेटा उधर का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसर का एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोसेसर आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का एफिशिएंट यूज, या फिर मेमोरी से डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफ़र करना IO डिवाइस के साथ। इसलिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे DMA कंट्रोलर का हम यूज करते हैं, DMA कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। DMA कंट्रोलर क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जब भी आपके IO डिवाइस को मेमोरी एक्सेस करना होता है तो क्या करता है, ये एक सिग्नल भेजता है DMA को कि हमको मेमोरी एक्सेस करना है, ठीक है। तो DMA क्या करता है, एक होल्ड सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को कि भाई साहब हमारा IO डिवाइस आपके मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना चाहता है। तो प्रोसेसर क्या करता है कि अभी मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ मुझे वो कंप्लीट कर लेने दो। तो प्रोसेसर वो काम कंप्लीट करता है जो वो कर रहा होता है, उसके बाद वो DMA को सिग्नल भेजता है कि जिसको बोलते हैं होल्ड एक्नॉलेजमेंट। DMA प्रोसेसर को जो भेजता है उसे होल्ड बोलते हैं, और प्रोसेसर जो DMA को भेजता है उसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं कि भाई साहब अब मैं फ्री हूँ, अब आप हमारे मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, होल्ड एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो DMA के पास जैसे ही होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल मिलता है, फिर डेटा का ट्रांसफ़र डायरेक्टली मेमोरी से IO डिवाइस के बीच में होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर हमारा अलग काम करते रहता है और इधर डेटा की एक्सेसिंग अलग होती रहती है। तो इसमें कोई प्रोसेसर आइडल स्टेट में नहीं होता, तो डायरेक्ट मेमोरी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम DMA रिफर्स टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द IO डिवाइस। इसमें क्या करता है, IO डिवाइस डायरेक्ट मेमोरी की एक्सेसिंग करता है, किससे, मेमोरी डिवाइसेस से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ये क्वेश्चन को देखने के बाद आप सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से दे सकेंगे अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।